जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। सो गाइस, आज हम बोर्ड परीक्षा हो रही है, सबको पता है। तो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बात करने वाले हैं, और ये अंतर लगभग हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ अंतर इसमें से ऐसे हैं जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं और बाकी के 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से समझ लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला अंतर है हमारा परासरण और विसरण। क्वेश्चन में पूछेगा कि परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। और अंतर ऐसा है कि अगर आप अलग से भी एग्जाम में पूछता है कि परासरण किसे कहते हैं, तब भी आप इन सभी टॉपिक को मिलाकर एक जो है टॉपिक लिख सकते हैं, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे अब हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा जो इसमें है परासरण में, पहला पॉइंट है इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली कैसी होती है? जैसे उसे कहते हैं ना अंगूर की झिल्ली, ऐसी जो झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण निकल जाते हैं, लेकिन विलेय जो घोला रहता है उसके कण निकल नहीं पाते, वही होती है अर्धपारगम झिल्ली। तो वही पहला पॉइंट कि इसमें अर्धपारगम की झिल्ली होती की आवश्यकता होती है, यानी परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण का पहला पॉइंट है इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। फिर परासरण में दूसरा पॉइंट है इसमें अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यानी जो परासरण में अणु होते हैं, विलायक के अणु होते हैं, वे तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, गति करते हैं। जबकि विसरण में जो अणु होते हैं विलायक के, वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण में तीसरा पॉइंट है हमारा कि परासरण में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। यानी कि जब इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है तो विलेय के अणु तो जा नहीं पाते, सिर्फ विलायक के अणु ही गति करते हैं। विसरण में हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु गति करते हैं। जब इसमें कोई झिल्ली नहीं लगी है, कोई रोक नहीं है, तो भाई इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु गति करेंगे। तो वही चीज़ है इसमें तीसरा पॉइंट, यानी कि इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु गति करते हैं। तो चलिए परासरण के चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि परासरण केवल द्रव में होता है। तो विसरण, ये जो परासरण होता है ये सिर्फ द्रव में, यानी जैसे जल में या इसी तरह के विलयन में होता है। जबकि विसरण जो होता है ये द्रव एवं गैस दोनों में होता है, यानी कि ये वायु और जल दोनों में होता है। फिर परासरण में पांचवा पॉइंट है कि परासरण को रोका जा सकता है। जब जल में हो रहा है तो उसे हम रोक सकते हैं। जो परासरण जो क्रिया होती है इसे हम रोक सकते हैं। जब जल में हो रहा है तो वो हमारे हाथ में रोक सकते हैं। जबकि विसरण को रोका नहीं जा सकता। पांचवा पॉइंट है विसरण में कि विसरण को रोका नहीं जा सकता। जब भाई वायु में कोई चीज़ हो रही है तो हवा को तो हम रोक नहीं सकते, इसलिए विसरण को रोका नहीं जा सकता। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अंतर को देख लेते हैं। अगला अंतर है हमारा फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष में अंतर। फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, इसे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और अच्छे से समझ लेना। बस इसे आपको समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है। तो फ्रेंकेल दोष में पहला पॉइंट है इसमें धन आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। बिल्कुल भाई, जो धन आयन होते हैं वो अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, तभी तो फ्रेंकेल दोष होता है। जबकि साटकी दोष में पहला पॉइंट है कि इसमें धन आयन व ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं इनका आकार बराबर होता है और ये समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, और इसी कारण से साटकी दोष होता है। तो ये एक इसका अंतर है दोनों में। दूसरा है फ्रेंकेल दोष में कि धन आयन छोटा व ऋण आयन बड़ा होता है, यानी जो धन आयन का आकार होता है वो छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है फ्रेंकेल दोष में। जबकि साटकी दोष में दूसरा है कि इसमें धन आयन व ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। पहले ही बताया हमने कि जो धन आयन और ऋण आयन का जो कण के आकार होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। और तीसरा अंतर है फ्रेंकेल दोष में, तीसरा पॉइंट है कि इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी जब जो कण होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, जिससे इधर उधर कणों के गति के कारण इसका जो घनत्व होता है अपरिवर्तित रहता है। जबकि साटकी दोष में इसका घनत्व घटता है। तीसरा पॉइंट है इसमें घनत्व घटता है। जब साटकी दोष के भाई जो कण होते हैं धन आयन व ऋण आयन दोनों आयन होते हैं, वो दोनों आयन एक साथ चले जाते हैं तो उनका जो मतलब घनत्व होता है वो तो कम हो जाता है, इसी कारण इसमें घनत्व घटता है। चौथा पॉइंट है फ्रेंकेल दोष में कि आयन क्रिस्टल के अंतराकाशी में चले जाते हैं। फ्रेंकेल दोष में जो आयन होते हैं, यानी जो कण होते हैं आयन, वो क्रिस्टल के अंतराकाशी में चले जाते हैं। बिल्कुल अपना जालक बिंदु ऊपर ही आपने पढ़ा कि अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी में चले जाते हैं।
और सादगी में चौथा पॉइंट है कि आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा कि जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर ही चले जाते हैं, यानी कि लुप्त हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है जो हमारा फ्रैंकल दोष में कि स्थायित्व की कमी होती है। तो सादगी दोष में स्थायित्व की वृद्धि होती है, यानी कि वो जो कण होते हैं, आयन होते हैं, वो चुपचाप लुप्त हो जाते हैं, तो उसमें इधर उधर की हलचल नहीं होती, इससे स्थायित्व की वृद्धि होती है। तो चलिए अब हम अगले अंतर को देख लेते हैं। तो तीसरा जो अंतर है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और ये अंतर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से देखना और समझ लेना है। तो छोटा सा, लेकिन ये भी 3 नंबर में ही पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझ लेना। तो क्रिस्टलीय ठोस में पहला पॉइंट है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी मतलब ये जैसे मुलायम वाले हो गए, रबड़ हो गया, इस तरह के कांच हो गया, इनमें बहने के गुण होते हैं। और जो हल्का मतलब तरलता के गुण होते हैं जिनमें, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और जो कड़क होते हैं वर्जिनल ठोस, जैसे लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और फिर नंबर 2 है क्रिस्टलीय ठोस में इनकी निश्चित आकृति होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी अनिश्चित आकृति होती है। यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे कांच होता है तो ये पिघलने लगता है, इनमें तरलता गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसे अब कोई ईंट है तो ईंट तो हमेशा जैसा वैसा ही रहेगा, वो पिघलेगा थोड़ी, तो इसीलिए इनकी आकृति निश्चित होती है। नंबर 3 है क्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल उच्च होता है भाई। अभी कोई मान के चलिए लोहे का टुकड़ा है, उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, बहुत ज़्यादा एकदम जब लाल पड़ जाएगा तब वो कहीं पिघलेगा। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निम्न होता है, बहुत जल्दी ये पिघल जाते हैं। जैसे कोई रबड़ है, उसे आप पिघलाओगे तो तुरंत ही पिघल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो वही चीज़ है। फिर है क्रिस्टलीय ठोस में चौथा पॉइंट, इनकी दीर्घपरासीय अवस्था होती है। यानी जो इनके अंदर कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, यानी कि एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में चौथा पॉइंट है कि इनकी लघुपरासीय अवस्था होती है, यानी इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है कम होता है, इनकी लघुपरासीय अवस्था होती है, मतलब कि इनके कण अनियमित तौर पर कहीं भी बिखरे हुए होते हैं क्रिस्टल के अंदर। और नंबर 5वां पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस में ये विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में 5वां पॉइंट है ये समदैशिक होते हैं। तो हमें जितने भी अंतर हमें पढ़ने हैं, सब में सिर्फ 5-5 टॉपिक ही देखने हैं, यानी 5 अंतर ही देखने हैं, क्योंकि 3 नंबर में आते हैं तो 5 अंतर लिखने होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं, अगला अंतर कौन है हमारा। तो अगला अंतर है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगली बार भी अगले साल भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अंतर भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं, इसमें ग्लूकोज में पहला पॉइंट है, इसी से अंगूर की शर्करा कहते हैं, यानी कि जो अंगूर के रस से जो शर्करा यानी शक्कर यानी चीनी बनती है, उसे वो उसे ही हम ग्लूकोज कहते हैं, यानी कि वो जो ग्लूकोज है वो अंगूर की शर्करा कहलाती है। और फ्रक्टोज में पहला पॉइंट है कि इसे फलों की शर्करा कहते हैं, फलों यानी जैसे सेब से प्राप्त होने वाली जो मिठास या चीनी होती है उसे फ्रक्टोज कहते हैं, इसे फलों की शर्करा कहते हैं, यानी फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। फिर ग्लूकोज में दूसरा पॉइंट, यह शरीर के लिए एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है, यानी ये जो शर्करा होती है, ग्लूकोज जो होता है, ये शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। यानी जब कोई बीमार पड़ता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो वही चीज़ है। और फ्रक्टोज में दूसरा है कि यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए अच्छा स्रोत है, यानी कि जो फ्रक्टोज है ये अक्सर दवाइयों में मिलता है, जैसे जो सिरप होते हैं उसमें मिलता है फ्रक्टोज। इससे हमारी जो बुद्धि का विकास होता है और मांसपेशियों भी मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाती हैं, इसीलिए यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए अच्छा स्रोत है, ऊर्जा के लिए अच्छा स्रोत है। फिर तीसरा पॉइंट ग्लूकोज में, यह कम वसा का उत्पादन करता है, यानी जो ग्लूकोज है उससे आपको मोटापा नहीं बढ़ता, यानी फैट नहीं बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट फ्रक्टोज में है, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है, यानी फ्रक्टोज जो होता है इसके अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे जो है फैट बढ़ जाता है। फिर चौथा पॉइंट है ग्लूकोज में, यह 6 सदस्यीय वलय है, वलय मतलब संरचना है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। आप जो ग्लूकोज का सूत्र लिखोगे यानी तो उसमें 6 सदस्य होता है, C6 होते हैं, C6H12O6 होता है इसका सूत्र। तो वही ये 6 सदस्यीय वलय है, यानी संरचना है। और जो फ्रक्टोज होता है यह 5 सदस्यीय वलय है, यानी कि संरचना है। और फिर ग्लूकोज में 5वां पॉइंट है, यह कम लिपोजेनिक होता है, लिपोजेनिक मतलब मीठा, यह कम मीठा होता है, मीठा यानी जब मीठा कम होगा तो चिपचिपा कम होगा, तो वही चीज़ है, यह कम लिपोजेनिक होता है। फ्रक्टोज यह अधिक लिपोजेनिक होता है, यानी जो फ्रक्टोज है वो सभी जितनी भी शर्कराएँ होती हैं सबसे मीठा फ्रक्टोज ही होता है, तो वही है कि यह अधिक लिपोजेनिक होता है।
तो चलिए अब हम अगले अंतर को देख लेते हैं। और जो हमारा अगला अंतर है वो अक्सर यानी अक्सर क्या हमेशा 4 नंबर में ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसे भी ध्यान से देखना। तो अगला अंतर है जो हमारा वो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। और ये अंतर 4 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग 1 से 2 सेट में आता ही आता है। इसे ध्यान से समझ लेना और रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में पहला पॉइंट है हमारा कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ये यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, इसे यदि हम किसी रूप में बदलते हैं तो बदलने के बाद फिर से हम पहले के रूप में इसे उत्क्रमणीय कर सकते हैं, यानी कि फिर से पहले के जैसा बना सकते हैं। इसीलिए यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। आपने सुना होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे अमोनिया का बनना, अमोनिया का निर्माण जो होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय। और फिर रासायनिक अधिशोषण में पहला पॉइंट है यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है, एक बार जो कुछ बन जाता है तो दोबारा उसे फिर पहले जैसा नहीं किया जा सकता। फिर भौतिक अधिशोषण में दूसरा पॉइंट है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यानी जो प्रकृति में है इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, विशिष्ट नहीं है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह प्रकृति में अति विशिष्ट है, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसकी प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भौतिक अधिशोषण नंबर 3 वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। आपने वांडर वाल्स बल का नाम सुना होगा, पहले जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का उसमें वांडर वाल्स बल के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो वही है, यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण नंबर 3 पॉइंट है यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, यानी जो रासायनिक बंध होता है ये ज़्यादा मजबूत होता है वांडर वाल्स बलों के बल से, मतलब बल के मुकाबले। तो चौथा पॉइंट है हमारा भौतिक अधिशोषण में कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कोई भी गैस हो रासायनिक अधिशोषण होता है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अगला है हमारा भौतिक अधिशोषण में पांचवा पॉइंट है कि अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यानी ये अगर कम ताप भी हो तब भी अधिशोषण हो जाता है, यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है ये कम ताप पर भी हो जाता है और यह ताप बढ़ाने पर घटता है। अगर ताप अधिक होगा तो जो भौतिक अधिशोषण होता है वह घट जाता है। और रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं पांचवा पॉइंट कि अधिशोषण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप मतलब अधिक गर्मी की, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है और यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी जितना ज़्यादा ताप होगा, जितनी ज़्यादा ऊष्मा होगी उतना ही ज़्यादा रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा। और छठा पॉइंट है हमारा भौतिक अधिशोषण में कि इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा उसे कहते हैं जो कुछ करने में यानी अधिक कार्य करने में सक्रिय हो, करने में सक्षम हो, उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये कम सक्रियण ऊर्जा से भी संभव है। और रासायनिक अधिशोषण में छठा पॉइंट है कि इसमें कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा यानी कि अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फिर सातवां पॉइंट है और जो सातवां पॉइंट है भौतिक अधिशोषण में वो है कि इसमें जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है वो मतलब निम्न होती है, कम होती है। वो कितनी होती है लगभग, तो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। और रासायनिक अधिशोषण में जो सातवां पॉइंट है वो है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च माने अधिक होती है, लगभग कितनी होती है 30 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। तो इसमें आपको 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे जल्द से जल्द अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी परीक्षा से पहले इस चीज़ की जानकारी हो जाए और हेल्प मिल सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब ये मत करना कि आप अगर इंटर पास हो जाते हैं, 12th पास हो जाते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब करनी। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसने भी आपकी हेल्प की है आप उसका एहसान कभी ना भूलें। तो एहसान मानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो सपोर्ट करें कि चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें और सपोर्ट करते रहें। तो आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।